हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होते हैं उनमें जनरली हम पढ़ते हैं एमीन्स को, एलिफैटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स यानी कि एनिलीन्स। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया, इनकी बेसिसिटी को, सॉल्युबिलिटी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आज हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की कि ये क्या क्या रिएक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ। तो अगर मैं एक RNH2 लिखूं, एक प्राइमरी, ये 1 डिग्री अमीन मैंने लिखा, तो इस 1 डिग्री अमीन में 1 डिग्री अमीन हो, 2 डिग्री अमीन हो या 3 डिग्री अमीन हो, आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये इसकी बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जो कुछ रिएक्शन होगी यहाँ पर इसके बेसिक नेचर की वजह से होगी, जहां पर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इनको मैं कैटेगराइज कर देती हूँ। इनको ए टाइप रिएक्शन करेंगे, कुछ रिएक्शन इन हाइड्रोजन की वजह से होंगी, इनको मैं बी टाइप रिएक्शन में कैटेगराइज कर देती हूँ। और जो एरोमेटिक एमीन्स यानी कि एनिलीन में जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा रिंग पर, वो हम सी टाइप की रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ए टाइप की रिएक्शन, जो रिएक्शन होगी एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर की वजह से, जो वो है एमीन्स है या फिर आपका एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है, जो उनका जो बेसिक नेचर होगा उसकी वजह से क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन ड्यू टू बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेसिक नेचर है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो सॉल्ट बनाएगा। देखिए RNH2 क्या है, मैंने एक यहाँ पे जनरल सा लिख लिया, एक एमीन, ये क्या है, ये बेस है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ कर रहा है, तो क्या बनाएगा, हमने पढ़ा है ना, सॉल्ट बनाएगा बेटा। तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को दे देगा और ये Cl यहां से निकल जाएगा, मतलब एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, एक R ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 जो उसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। तो क्या हुआ, एक जो चौथी वैलेंसी है, जो चौथा जो बॉन्ड बनेगा वो इस हाइड्रोजन के लिए बनेगा, और वो कौन बनाएगा, ये लोन पेयर बनाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, एक और हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ गई, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन ने 3 की जगह 4 बॉन्ड बना दिए, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव इसके बराबर में आकर इसके साथ जुड़ गया। आयनिक, कैटायन और एनायन आपस में इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ चिपके हुए हैं, तो ये एक सॉल्ट बना है। क्या बना है बेटा, एक सॉल्ट बना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ। अगर एरोमेटिक हो मैम, बिल्कुल एनिलीन के साथ हम रिएक्शन करके देखते हैं। ये हमारे पास कौन है, एनिलीन है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होएगी, तो क्या बनेगा, एनिलीनियम कैटायन बन जाएगा बेटा। इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी, NH3 हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में Cl नेगेटिव, साथ में Cl नेगेटिव। तो क्या नाम है इसका, क्या नाम बना इसका, एनिलीनियम कैटायन। ये एनिलीनियम कैटायन है, और पूरे का नाम मैं अगर लिखूं सॉल्ट का, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एनिलीनियम है, ये इतना एनिलीनियम है। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह और भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करा के देखो। देखो ये एनिलीन है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, मैं H2SO4 को HHSO4 लिख लेती हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें। HHSO4 मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को मुझे वहां जाकर जोड़ना, और HSO4 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पोर्शन हो गया है ना, ऐसे टूट गया ना, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट जाके कहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3 के ऊपर पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। क्लियर, ये समझ में आया, बताओ समझ आया कि नहीं आया, कैसे बता सकते हो, आप तो ऑनलाइन क्लास में हो, तो बेटा आप कमेंट करके मुझे बताएं, थम्स अप वहां पर शो करें कि मैम हमें समझ में आ रहा है। तो ये बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये आपने रिएक्शन देखी कि ये बेसिक नेचर की वजह से रिएक्शन है, जहां ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है।
अब इसकी बी टाइप की रिएक्शन देखते हैं। जो ये इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर प्राइमरी अमीन है तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमीन है तो 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या रिएक्शंस यहाँ पर होती है इनकी बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं हम, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, यार मार्कर तो बहुत ही बेकार चल रहा है ये। एल्काइलेशन में क्या होगा कि किसी भी आप एमीन को ले लो, उसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, एल्काइल हैलाइड से करा दो। तो वहां पर क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एमीन के अंदर से। मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया, एक प्राइमरी एमीन लिया RNH2, इस पर किसी मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई। तो क्योंकि ये रिएक्शन हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, मैं कह रही हूँ बी टाइप की जो रिएक्शन है वो इस हाइड्रोजन की वजह से हो रही है। जस्ट मिनट। तो ये हाइड्रोजन कैसा है बेटा, ये हाइड्रोजन क्या करता है, निकल जाता है Cl को देखते ही HCl की फॉर्म में, है ना। तो ये जो H है X के साथ निकलकर HX बना देगा, और R डैश क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर रहा है, H की जगह पर आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या बन जाएगा RNHR डैश। यानी कि हमने स्टार्ट किया था इट इज अ 1 डिग्री अमीन, और हमें क्या मिल गया, एक 2 डिग्री अमीन मिल गया। फर्दर रिएक्शन करा दूं अगर मैं, तो ये और हाइड्रोजन है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, HX की फॉर्म में निकल जाएगा, तो RNR डैश R डैश, ये एक 3 डिग्री अमीन बन गया। कैसे पता चला मैम 3 डिग्री अमीन, बेटा प्रीवियस वीडियो देखी है ना, पहला लेक्चर देखा है ना, वहां मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप जाकर पहला और दूसरा दोनों लेक्चर अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे अमीन का। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके एग्जाम पास आ रहे हैं जैसे बोर्ड के, तो आप ये नहीं करेंगे कि हमारा एग्जाम है कल तो चलो 1 शॉट देख लेते हैं। 1 शॉट की मैं बुराई नहीं कर रही, 1 शॉट मैं भी बनाती हूँ, 1 शॉट सभी बच्चे देखते हैं, लेकिन 1 शॉट देखने का फायदा तब है जब आपने चीज़ों को डिटेल में पढ़ा हो। बोर्ड में अब ऐसा पेपर तो नहीं आना आपका कि आपको वहां पर 2 टर्म दे रखी है और आपको एक्सप्लेन करनी है, लिखा हुआ है राइट फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, राइट कोलबेज रिएक्शन, जी नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं आने वाला। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपका पेपर पूरा कंसेप्ट बेस्ड आएगा, तो आपको डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए अभी टाइम है, आप डिटेल में अपने हर एक चैप्टर को पढ़ें, NCERT से पढ़ें, जिसके भी नोट्स आपको अच्छे लगते हैं आप वहां से पढ़ें, है ना। पूरा जब आप डिटेल में पढ़ लें, तब आप रिवीजन जब कर रहे हैं तब आप 1 शॉट को फॉलो करें। तो आपको यहां से पता चल गया कि ये 1 डिग्री अमीन क्यों है, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री अमीन है। क्या फर्दर रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बाकी है, लोन पेयर अभी बाकी है। तो क्या बन जाएगा, एक टर्शरी सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने एक दिया है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव, तो ये यहां पर बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। तो आप देख रहे हो कि एल्काइलेशन कर दिया जाए अगर एमीन का, तो उससे आप 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट क्या है बना सकते हो। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक रिएक्शन, एक हम अमीन ले लेते हैं, इथाइल अमीन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, C2H5I से कराते हैं, तो क्या मिलेगा आपको बेटा, आपको मिलेगा C2H5NH C2H5 प्लस HI, ये मिलेगा आपको, ठीक है। आप कह सकते हैं N इथाइल इथेनामीन, N इथाइल इथेनामीन आपको मिल जाएगा, एक 2 डिग्री अमीन आपको मिल जाएगा। फर्दर ये रिएक्ट कर जाएगा C2H5I से, आपको क्या मिल जाएगा, N डाई इथाइल इथेनामीन हमें मिल जाएगा, और ये एक 3 डिग्री अमीन होगा। फर्दर फिर आपको एक क्वाटरनरी सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जहां पर एल्काइल ग्रुप आकर रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, हम कहते हैं एल्काइलेशन। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पर एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अलावा एमीन्स के अंदर एसिटाइलेशन भी होता है और बेंजोइलेशन भी होता है। यहीं पर आपको एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन का भी एल्काइलेशन करके दिखा देती हूँ। ये एनिलीन है, इस पर CH3I की रिएक्शन होगी हीट की प्रेजेंस में, तो यहां से फिर वही हाइड्रोजन HI की फॉर्म में निकल जाएगा। CH3 यहां पर क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और बेटा बन जाएगा NHCH3, ठीक है, और साथ में HI
बताइए ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही बनाया है हमने जैसे पहले बनाया था। और इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल एनिलीन। क्या होगा इसका नाम? एन मिथाइल एनिलीन। नाम में क्या रखा है? नाम तो आपने IUPAC कर लिया, आप सब बना ही लोगे। फर्दर रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि एक हाइड्रोजन बाकी है यहाँ पे। फर्दर रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक टर्शियरी अमीन बन जाएगा, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, ठीक है, प्लस HI, NN डाइमिथाइल एनिलीन बन जाएगा। और फर्दर एक बार यहाँ पर फिर कराओगे तो क्वाटरनरी सॉल्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ट्राइमिथाइल एनिलीन, एनिलीनियम आयोडाइड आप उसको कहोगे। स्ट्रक्चर क्या होगी मैम? मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो CH3 आएगा, सॉरी नाइट्रोजन है, उसके साथ एक CH3 यहाँ जुड़ा, एक CH3 यहाँ जुड़ा है। अब ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और I नेगेटिव साथ में। ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड इसका नाम होगा। इट इज अ सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, कैटायन और एनायन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, बी कैटेगरी में ही हाइड्रोजन की वजह से ही रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन है एसिटाइलेशन, से एसाइलेशन भी कहते हैं, और बेंजोइलेशन। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शंस। सेकेंड रिएक्शन है बेटा एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है कि हम किसी एसाइल हैलाइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो COCH3 ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप है COCH3 ग्रुप, ये कहां से आ सकता है? ये 2 जगह से आ सकता है। या तो आप एसाइल हैलाइड ले लो या आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, ठीक है। ये COCH3 ग्रुप, ये COCH3 ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप कहते हैं इसको, या एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसाइलेशन कहते हैं। मैंने एक एमीन लिया, इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3COCl से। ये एक 1 डिग्री अमीन लिया है मैंने। कौन सा अमीन लिया है? 1 डिग्री अमीन लिया है, प्राइमरी अमीन लिया है। क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन को हटाना है, HCl निकालना है। HCl निकालने के बाद क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है? COCH3 ग्रुप रिप्लेस कर रहा है। ये बनेगा और साथ में HCl निकलेगा, साथ में HCl निकलेगा, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अगर मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराए CH3COCl की, CH3COCl की कराओ या फिर आप एसिटिक एनहाइड्राइड की कराओ, एक ही बात है। मैं इस बार एसिटिक एनहाइड्राइड की करके दिखाती हूँ आपको। तो आपने लिया यहाँ पे CH3CO का होल ट्वाइस, एसिटिक एनहाइड्राइड यही हुआ ना, यही हुआ ना बेटा, ये लिख सकते हैं हम इसको। रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है COCH3 से, रिप्लेस कर दो, RNR COCH3 प्लस एक CH3CO और एक O और एक H बचा हुआ है। एसिटिक एसिड यहां पर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? एसिटिक एसिड यहां पर बाहर निकलेगा, ठीक है। अब अगर मैंने टर्शरी अमीन ले लिया बेटा, ये मैंने ले लिया एक टर्शरी अमीन, यहां पर रिएक्शन होगी? बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी, सॉरी, यहां पर रिएक्शन होगी? बिल्कुल भी ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन चाहिए हमें यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है टर्शरी अमीन में। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन के अंदर ही एसाइलेशन होगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन ही एसाइलेशन की रिएक्शन को शो करेंगे। क्या एरोमेटिक अमीन भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलो एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं। मैंने लिया यहाँ पर एनिलीन और इसकी रिएक्शन कराई CH3COCl के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, निकल जाएगी, क्या बना देगा? NHCOCH3, ये बन जाएगा। इसका नाम होता है एसीटनिलाइड, इसका नाम होता है एसीटनिलाइड बन जाएगा बेटा, और HCl बाहर निकल जाएगा। आप चाहे एसाइल क्लोराइड लें यहाँ पर या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड लें, बस एसिटिक एनहाइड्राइड लेने पर जो बाई प्रोडक्ट होगा वो एसिटिक एसिड होगा, और अगर आप एसाइल क्लोराइड ले रहे हो, एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हो, तो जो बाई प्रोडक्ट होगा वो HCl होगा। बस यही डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसके जैसी है, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, ओके,
एल्काइलेशन पढ़ लिया, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कराना था। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कराना था। बेंजोइलेशन में बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट कराना है। चलिए बेंजोइल ग्रुप से बेंजोइलेशन हम करेंगे। कौन सा ग्रुप होता है बेंजोइल ग्रुप? बेंजाइल नहीं कह रही हूं, बेंजाइल इज C6H5CH2। मैं क्या कह रही हूं? बेंजोइल। बेंजोइल क्या होता है? बेंजोइल होता है C6H5CO। इस ग्रुप से रिप्लेसमेंट कराना है। यहाँ पे COCH3 से रिप्लेसमेंट कराया था, वहां COC6H5 से रिप्लेसमेंट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। C6H5 में डायरेक्ट एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रही हूं, प्लस C6H5COCl। HCl निकल जाएगा, H यहाँ अवेलेबल है, HCl निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5NH CO C6H5, ये बन जाएगा। ठीक है, एन इथाइल बेंजामाइड बन जाएगा, एन इथाइल बेंजामाइड बन जाएगा। सॉरी, एन फिनाइल है ये, हमने तो एनिलीन लिया था ना, एन फिनाइल बेंजामाइड बन जाएगा। राइट, ये एमाइड हो गया ना, और बेंजीन के साथ जुड़ा है तो ये बेंजामाइड हो गया। C6H5CONH2 इज बेंजामाइड, तो एन फिनाइल बेंजामाइड। अगर मैंने यहां पर इथाइल एमीन लूंगी तो एन इथाइल बेंजामाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करा सकते हैं? बेंजोइलेशन करा सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमने 3 रिएक्शन अभी तक करी हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजोइलेशन। और उससे पहले हमने बात करी थी बेसिक नेचर की, एसिड के साथ रिएक्शन की। अगली रिएक्शन देखते हैं। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। बेटा ये रिएक्शन हमने सॉरी, ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले रही हूं, ये ग्रुप ले रहे हो जो हम, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लिख देती हूँ, ये ग्रुप है। इसमें जो ये ऑक्सीजन होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होती है, बहुत ही ज्यादा लालची होती है, और इसको जहां से भी हाइड्रोजन मिल जाती है, ये हाइड्रोजन को लेकर वाटर की फॉर्म में निकल जाती है। तो यहाँ पर जब मैं 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो उसको 2-2 हाइड्रोजन मिलेगी। देखिए रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको। RNH2 ऐसे लिख रही हूं मैं इसको। प्राइमरी अमीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई और ये RNH2 ये निकल गया। बाकी जो चीजें होंगी वो डबल बॉन्ड के साथ यहां पर जुड़ जाएगी, और ये एक शिफ्ट बेस, इसको हम शिफ्ट बेस कहते हैं, शिफ्ट बेस बन जाता है। ठीक है, इनामीन कहते हैं, शिफ्ट बेस कहते हैं। तो ये जो शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन क्या की जाती है? अमीन्स के साथ की जाती है। अगर आपके पास एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन है, तो बिल्कुल ये भी रिएक्शन करेगा। देखिए मैं इसको इस तरह से करके लिखूंगी तो आपको और अच्छा लगेगा देखने में, कि मैं इसको एरोमेटिक की फॉर्म में लिख लेती हूँ। देखिए ऐसे, और इसकी रिएक्शन हम करा दें बेंजल्डिहाइड के साथ। इसको मैं एरोमेटिक ही ले रही हूँ, है ना, बेंजल्डिहाइड के साथ मैंने रिएक्शन करा दी। ये देखिए, अब ये निकल जाएगा वाटर, ये निकल जाएगा वाटर। यहां पे N है, ठीक है, यहां पर N है, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा CH, और इधर ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप क्या कंपाउंड बना है? इसको हम बेंजल एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजल एनिलीन, इसको कहते हैं बेंजल एनिलीन। तो ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे जो रिएक्शन की, वो होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसको एज अ टेस्ट भी कंसीडर किया जाता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, या फिर आप कह सकते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन रिएक्शन लिख रही हूं अभी तो मैं इसका नाम, आप कार्बिल एमीन टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इस रिएक्शन की या इस टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस रिएक्शन को केवल 1 डिग्री अमीन ही देते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट स्टार लगाएंगे, ओनली
1 डिग्री अमीन इस रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, शो करेंगे। ठीक है, इसको हम एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट क्यों यूज करने, मान लो आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन दे रखा है, तो 1 डिग्री अमीन ये रिएक्शन शो करेगा। तो रिएक्शन से कैसे पता चलता है, रिएक्शन की वजह से थोड़ी डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। रिएक्शन तो बहुत सारी होती है, अगर कहीं पे कोई कलर चेंज हो रहा हो, कहीं पे कोई स्मेल आ रही हो, है ना, कहीं पे कोई कलरफुल सी गैस निकल रही हो, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो उसे ही तो हम डिस्टिंग्विश टेस्ट कहते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर आती है एक फाउल स्मेल, फाउल स्मेल आती है यहाँ पर, उसकी वजह से हम ये पहचान जाते हैं कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है वो 1 डिग्री अमीन है। वो फाउल स्मेल किसकी आती है, वो फाउल स्मेल आती है आइसोसाइनाइड की, जो यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, साइनाइड। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन लिखते हैं। 1 डिग्री अमीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, CHCl3 साथ में रिएक्शन के अंदर होगा। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में पहले करा चुकी हूँ। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एमाइड से एमीन बनाते हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा, है ना, क्लास 12 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, दैट इज कार्बिल-अमीन रिएक्शन। CHCl3 के साथ रिएक्शन और KOH के साथ, जो ये KOH होगा बेटा वो अल्कोहलिक या इथेनोलिक भी बोलते हैं इसको, इथेनोलिक, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है। इथेनोलिक, इथेनोलिक KOH यहाँ पर लेंगे हम रिएक्शन के अंदर, CHCl3 लेंगे, KOH लेंगे, तो RNH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNC में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNC में कन्वर्ट हो जाएगा। RNC में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा जो हुआ ये क्या हुआ, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बना ये, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर मैं बात करूं IUPAC की, तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल कहेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। साथ में 3 मोल KCl के निकले और 3 मोल H2O के निकलेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमीन दे रहा है, तो क्या ये रिएक्शन एनिलीन भी देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि एनिलीन भी तो एक 1 डिग्री अमीन है। एनिलीन भी तो एक 1 डिग्री अमीन ही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के एक तरफ एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये एक 1 डिग्री अमीन है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और क्लोरोफॉर्म के साथ और इथेनोलिक KOH के साथ क्या करेगा, फाउल स्मेल देगा। किसकी, किसकी, फिनाइल आइसोसाइनाइड की। किसकी देगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल आएगी। साथ में क्या निकल जाएगा, 3 मोल KCl के और 3 मोल H2O के निकलेंगे। इसका नाम लिख लेंगे बेटा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो जो स्मेल आती है वो गंदी सी जो स्मेल है वो किसकी है, आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन की है। कौन बनाता है, 1 डिग्री अमीन बनाता है। तो हम इसे बाकी अमीन के कंपैरिजन में पहचान सकते हैं कि भाई जो स्मेल आ रही है ये 1 डिग्री अमीन की वजह से आ रही है, इसीलिए हम इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली रिएक्शन, हमने बी कैटेगरी में अल्काइलेशन पढ़ी थी, फिर एसाइलेशन पढ़ी थी, फिर बेंजोइलेशन पढ़ी थी, 3 रिएक्शन वहां पर पढ़ी थी। चौथी रिएक्शन हमने एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। 5th हमारी थी कार्बिल-अमीन रिएक्शन, और 6th रिएक्शन हम पढ़ेंगे HNO2 के साथ रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब यहां पर बता दूं, जो ये नाइट्रस एसिड होता है बेटा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो हम डायरेक्ट नाइट्रस एसिड नहीं डालते, हम क्या डालते हैं, हम उसकी जगह पे लेते हैं NaNO2 + HCl, ये डालते हैं हम। जब हमें नाइट्रस एसिड चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, NaNO2 और HCl लेंगे लो टेम्परेचर के अंदर। तो जो NaNO2 और HCl है ये आपस में रिएक्ट करके इन C2 फॉर्मेशन करेंगे इस HNO2 का, ये बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये HNO2 फिर फर्दर हमारी रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा। तो जब भी हम रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो एरो पर HNO2 भी लिखा हुआ मिल सकता है और NaNO2 और HCl भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको दोनों को याद रखना है। तो चलिए, जब हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो पहले मैं आपको एरोमेटिक में ये रिएक्शन बताती हूँ, क्योंकि एरोमेटिक में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। मतलब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी चीज पर होगी कि भाई जो ये
एरोमेटिक एमीन यानी कि जो एनिलीन है वो इस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाता है, जिसको डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। और ये डाइएजोटाइजेशन की वजह से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, इसका बहुत ही सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होती है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं आज की ये बात कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हम इस एनिलीन की रिएक्शन बेटा NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं एट 273 केल्विन, है ना, या फिर आप कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब कराते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 273 से 278 केल्विन के आसपास टेम्परेचर को हम रखते हैं, तो यहां पर आपको मिलता है N2Cl, N2Cl, ठीक है। N2Cl यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डाइएजो, N2 को हम डाइएजो कह रहे हैं, ठीक है। डाइएजोनियम EM किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? डाइएजोनियम क्लोराइड क्यों कह रहे हैं? EM फॉर पॉजिटिव, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में NaCl मिलेगा आपको और H2O मिलेगा। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, एस लगा देते हैं यहाँ पे, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गई है ना, डाइएजो में कन्वर्ट हो गई है, इसको डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। लेकिन जो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन होता है, ये तो एरोमेटिक के केस में होता है, ओनली इन एरोमेटिक एमीन, ओनली इन एनिलीन। लेकिन अगर मैंने एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन ले लिया, एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन ले लिया और इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराई तो क्या होगा? RNH2 NaNO2 प्लस HCl इस लो टेम्परेचर पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ये डाइएजो वाला कंपाउंड बनाता है, लेकिन ये अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होता है और टूट जाता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है और टूट जाता है, और टूट के हमें अल्कोहल मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा, C2H5OH मिलेगा, प्लस इसको मैं C2H5NH2 ले लेती हूँ, ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं कि अगर आप एनिलीन ले रहे हो तो आपको डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, लेकिन अगर आप इथाइल एमीन ले रहे हो, है ना, या मिथाइल एमीन ले रहे हो या इथाइल एमीन ले रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक ही रिएजेंट एमीन के साथ, अगर एलिफैटिक है तो कुछ और बना रहा है, एरोमेटिक है तो कुछ और बना रहा है। यहाँ पर N2 बाहर निकल जाती है, वाटर बाहर निकल जाता है, साथ में आपको इथीन भी मिलती है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन भी यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, वो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी थी कि भाई डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन के अंदर अल्कोहल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होती है? 7th रिएक्शन होगी हमारी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो आप जानते हैं, RMgX। और जब मैंने आपको पहला वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पर RMgX जब आपको बनवाया था तो एक बात बताई थी कि RMgX का जो फॉर्मेशन है वो एक एनहाइड्रस कंडीशन में कराया जाता है ना, ईथर की प्रेजेंस में हम इसको बनाते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन को हाइड्रस कर दिया जाए, कहीं भी इसको हाइड्रोजन मिल जाए, वाटर मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, तो ये क्या करता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने कहा कि जो एमीन है इसके अंदर भी अगर आपके पास 1 डिग्री एमीन है तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं, और अगर 2 डिग्री एमीन है तो बेटा 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो ये हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन RMgX के R के साथ जुड़कर एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं इस रिएक्शन को, मैं डायरेक्ट ले रही हूँ एक इथाइल एमीन C2H5NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन, और इसकी रिएक्शन करा रही हूँ मैं CH3MgX के साथ, MgCl ले लेते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये जो R है इसका, ये जो इसका R है
वो यहाँ से इस H को लेकर RH बना देगा, यानी कि CH4 आपको मिल जाएगा और बाकी मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड जुड़ जाएगा NHC2H5। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एल्केन बना सकते हैं आप इस मेथड से। क्या 2 डिग्री अमीन भी रिएक्ट करेगा? देखते हैं 2 डिग्री अमीन की क्या रिएक्शन होगी। देखो 2 डिग्री अमीन के पास भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है और हमें एक ही हाइड्रोजन चाहिए, है ना। एल्काइल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट होने के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो ये ले लेगा, तो क्या बना लेगा, CH4 बना देगा, साथ में क्या बना देगा, MgClNC2H5 का होल ट्वाइस। देख रहे हैं, हो गया एल्केन का फॉर्मेशन। तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक हमने 7 रिएक्शन पढ़ ली हैं एनिलीन की, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक यानी कि एनिलीन की अगर मैं बात करूं तो एनिलीन भी यहां पर रिएक्ट करेगा RMGX के साथ, क्योंकि एनिलीन के पास भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एट्थ रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है बेटा, ये एज ए डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के अंदर। इस टेस्ट को हम कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। स्टार लगाएंगे यहां पर भी एक, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, ठीक है। C6H5SO2Cl कह सकते हो या फिर आप इस तरह से नोट कर सकते हो, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्या काम है इसका? क्या काम है? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन, केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन ही रिएक्ट करते हैं इसके साथ। 3 डिग्री एमीन की तो रिएक्शन ही नहीं होती है ना। ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स will react with Hinsberg's reagent, ठीक है। तो चलिए अब रिएक्शंस देखते हैं। तो पहले 1 डिग्री अमीन की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री अमीन हमने लिया C2H5NH2, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ SO2Cl। अभी हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिनमें जो आपका एमीन है उसकी जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव है। वो हाइड्रोजन किसी के भी साथ क्या हो रही है? निकल जा रही है। ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर की फॉर्म में निकल रही है। ClX मिल रहा है, हेलोजन मिल रहा है कोई, तो HCl HBr की फॉर्म में निकल रही है। तो यहां पर देखते हैं क्या होगा। ये Cl और ये H निकल जाएगा, -HCl मैं यहां लिख देती हूं, और क्या बन जाएगा? SO2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है NH, ठीक है, C2H5। ये आपका एक कंपाउंड बनता है, दिस वन, ठीक है। समझ में आ गया? इसका नाम क्या है? N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल N से जुड़ा हुआ है, कोई भी एल्काइल हो सकता है जो भी आप लेंगे। मैंने यहाँ पर इथाइल अमीन लिया था तो मैं इसको N इथाइल कहूंगी। N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका कोई कलर नहीं है। तो मैम ये डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे है? कोई स्मेल भी नहीं आपने बताई। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बनाकर आपको दिखाती हूँ कि आपको देखने में इसको मजा आए, आपको समझने में इंटरेस्ट आए। देखो ये होती है एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ी, यहाँ पर राइट जुड़ा, यहाँ पे कोई R, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो ये प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करने पर ये N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो बना,
इसमें जो ये हाइड्रोजन है बेटा, स्टार लगाएंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है नेचर में, एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर क्या है? इस ग्रुप की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से जो ये हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक होती है, और इस वजह से जो ये हमारा कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड होता है वो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एल्कली लाइक KOH। KOH में अगर डाल दिया तो घुल जाएगा, सॉल्युबल होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो पहला जो 1 डिग्री अमीन है उसमें ये रिएक्शन होगी। KOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एसिडिक होती है नेचर में, ये निकल जाती है यहाँ से, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगी, और N के साथ जो H है, H तो जुड़ा ही, H की जगह क्या आ जाएगा बेटा? K आ जाएगा। H की जगह क्या हो जाएगा? K आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स अगर बना के दिखाऊं तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ऐसे, और N R में इधर लिख दे रही हूं, और यहां पर आ जाएगा K पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इस तरह की ये वाला जो एक सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया, इसको हम, ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया ऑफ दिस, जो आपका ये एनिथाइल एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड था, एंड इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करके देखते हैं कि 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन में क्या होगा। अब मैंने एक 2 डिग्री अमीन लिया है ना, ये नेक्स्ट रिएक्शन है, बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ रिएक्शन कराना चाह रही हूं, तो हाइड्रोजन अवेलेबल है, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? SO2, और इसके साथ जुड़ा हुआ इधर N, इधर C2H5 और इधर C2H5, ये कंडीशन है। ठीक है, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये बना। अब यहां पर हाइड्रोजन तो नहीं है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अगर मैं इसे एल्कली के अंदर डाल रही हूं तो इट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। क्लियर हो गई बात? तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? 1 डिग्री क्या है? रिएक्शन कर रहा है लेकिन एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो 2 डिग्री है उस पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। और अगर मैं 3 डिग्री अमीन की बात करूं तो 3 डिग्री अमीन के पास तो बेटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ देयर इज नो रिएक्शन। तो इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारी एक रिएक्शन हुई। और एनिलीन की अगर मैं बात करूं तो एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमीन, तो वो भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, है ना। अब हम बात करते हैं 1-2 छोटी छोटी रिएक्शंस की, जल्दी से आप इसको नोट कर ले। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्शन, COCl2। फॉस्जीन गैस याद है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जब क्लोरोफॉर्म को आप रख देते हो ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट करके क्या बना देता है? एक पॉइजनस गैस बना देता है, जिसको हम फॉस्जीन गैस कहते हैं, COCl2 वहां पर बनती है। तो ये जो एनिलीन है या जो ये अमीन्स हैं, ये फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, प्राइमरी अमीन जब इस COCl2 के साथ, COCl2 को अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो इस पे 2 Cl है, ठीक है, 2 Cl हैं, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से एक HCl निकालेगा, और दोनों साइड जुड़ जाएगा NHR NHR। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? यूरिया जैसा फॉर्मूला लग रहा है। यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH2CONH2 होता है यूरिया। तो यहां पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है एल्काइल ग्रुप ने, तो ये क्या बन गई है? हमारी सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन गया है, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिल गया आपको, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंडरी अमीन होता है, अगर मैं सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराऊं, सेकेंडरी अमीन के पास
एक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी एमीन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसमें भी 2 ही मॉलिक्यूल लेंगे हम, क्या बनेगा NR2 डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन गया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन गया। यहाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया था, यहाँ टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन करता है फॉस्जीन गैस के साथ। एक लास्ट रिएक्शन एलिफेटिक एमीन में देखते हैं, फिर हम रिंग वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। 10th रिएक्शन हमारी क्या है कि जो ये एनिलीन होता है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन, या फिर केरोज एसिड H2SO5, इनकी प्रेजेंस में अगर कर दिया जाए तो यहां पर आपको बेंजोक्विनोन मिल जाता है। फिनॉल में भी पढ़ा था आपने, ये बेंजोक्विनोन मिल जाता है, नोट कर लेंगे, इसको हम पैरा बेंजोक्विनोन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन। मैम आप तो सारी रिएक्शंस को इंपॉर्टेंट कहते हो, क्या करें बेटा, ऑर्गेनिक में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है कि किसी को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करी, लेकिन जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने करी है, एक हमने कार्बिलेमिन रिएक्शन की बात करी है, एक हमने हिंसबर्ग टेस्ट की बात करी है, और एक हमने डाइएजोटाइजेशन की बात करी है। बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं और आपको याद रखनी है, कन्वर्जन में भी हम इनको बहुत पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने जो रिएक्शन अब तक पढ़ी थी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स में पढ़ी थी, लेकिन एरोमेटिक एमीन्स में क्योंकि रिंग भी होती है, एराइल के अंदर जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, उसकी भी अपनी कुछ रिएक्शन होती हैं। तो हम अब सी टाइप की रिएक्शंस करेंगे, यानी कि रिंग की वजह से रिएक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास एनिलीन में जो ये रिंग है, इसकी वजह से क्या क्या रिएक्शन होती हैं। इस रिंग पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ते आए अब तक, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? मैम हेलोजिनेशन पढ़ी है, नाइट्रेशन पढ़ी है, सल्फोनेशन पढ़ी है, फ्रिडलक्राफ्ट पढ़ी है। तो बेटा उन्हीं को ही पढ़ेंगे यहाँ पे दोबारा से, वही चारों रिएक्शन कराएंगे हम इस रिंग के ऊपर। लेकिन क्या होगा, रिएक्शन होंगी थोड़ी सी अलग। उसका कारण होगा रिंग के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी नेचर अफेक्ट करेगी इन रिएक्शंस को। जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं, हेलोजिनेशन नॉर्मली जो हम कराते हैं वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, और Br2 के साथ, हेलोजन के साथ Br2 ले लो या Cl2 ले लो, है ना, क्लोरोब्रोमो आपको ऑर्थोपैरा मिल जाता है। जब हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं, ये हमारा एनिलीन है, हमें यहाँ किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनिलीन है, जो ये NH2 ग्रुप है, ये हाईली पोलर ग्रुप है। इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देने को तैयार है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, रिंग के अंदर भेजता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन जाती है। पहले इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर थी, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट थे। अब उसके बाद इसने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और दे दिया, तो रिंग को इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। किस काम के लिए एक्टिवेट कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन के लिए यहां पर इसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है कि किसी कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। जब हम Br2 एक्वस ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, अगर हम इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह पर ये ब्रोमिनेशन कर देगी। 3 जगह पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा और आपको 3HBr बाहर मिल जाएगा। समझ आया? ये इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोएनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोएनिलीन, ठीक है। तो क्योंकि एनिलीन इज वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, NH2 इज वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये क्या कर रहा है, रिंग को इतना एक्टिवेट कर रहा है कि ब्रोमिनेशन केवल ऑर्थो या पैरा पर नहीं हो रहा है, 3 जगह पर ब्रोमिनेशन हो रहा है। लेकिन मैम एक प्रॉब्लम है, हमें तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग चाहिए, मुझे तो ऑर्थो चाहिए, दूसरे स्टूडेंट ने कहा मुझे तो पैरा चाहिए।
अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एनिलीन की रिएक्टिविटी को, एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि हमें एनिलीन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? भाई इतना हाईली एक्टिवेटेड है, हाइपर एक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर दे। ठीक है, देखिए कैसे कम करते हैं। हम क्या कर देते हैं, इस NH2 ग्रुप का क्या कर देते हैं, एसिटाइलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? एसाइलेशन बोल सकते हो, एसिटाइलेशन बोल सकते हो। एसाइलेशन कर देंगे, एसाइलेशन कर देंगे किसका? ऑफ एनिलीन। ठीक है, इसका एसाइलेशन कर देंगे एनिलीन का। क्या करेंगे इससे? ये प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। या फिर हम क्या कर रहे हैं? डीएक्टिवेट कर रहे हैं, डीएक्टिवेशन ऑफ एनिलीन। देखिए कैसे करेंगे हम इसका डीएक्टिवेशन। हम क्या करेंगे, पहले एनिलीन की रिएक्शन करा देंगे हम एसाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। पीछे एसाइलेशन पढ़ा ही है। इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि ये एक बेस है। ये क्या करेगा? इस CH3COCl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl को बाहर निकाल देगा और एसिटेनिलाइड बना देगा। ये मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, NHCOCH3 बन जाएगा। अब ये NHCOCH3 जो बन गया, अब ये उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहेगा जितना कि एनिलीन। स्टार लगाएंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। देखिए क्यों नहीं रहता। ये NH2 है, इसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या है, इसमें रिंग की तरफ जाने के लिए एकदम तैयार बैठा है, रिंग की एक्टिविटी को और बढ़ाना चाहता है। ये NHCOCH3 है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है। अब ये जो लोन पेयर है वो यहां जाना चाहता है, लेकिन एज वेल एज ये साथ ही यहां भी जाना चाहता है। तो यहां पर रिंग में जाने की जो परसेंटेज है बेटा 100% है, वाइल यहां पर रिंग में जाने की जो परसेंटेज है वो 50% है। 50% इधर जा सकता है, 50% इधर जा सकता है। तो परसेंटेज रिंग में जाने की कम हो गई। तो अब ये रिंग को उतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहा है ना जितना ज्यादा ये NH2 अकेला कर रहा था। तो एक्टिविटी क्या हो गई, रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई थोड़ी सी, है ना। और हमारा पर्पस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं, अब हम Br2 की रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। Br2 की रिएक्शन कराएंगे एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, और आपको यहां पर ब्रोमो डेरिवेटिव मिल जाएगा, मेजर कंपाउंड मिल जाएगा, एंड दैट इज पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। मिल गया आपको, क्लियर हो गया। पैरा ब्रोमो एसिटेनाइड मिल गया। अब ये जो एसिटेनाइड है, पैरा ब्रोमो एसिटेनाइड, आप इस पे क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन मिलेगी और CH3COOH अलग हो जाएगा, और आपको वापस से क्या मिल जाएगा, यहाँ NH2, यहाँ Br2, और साथ में एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो मिल गया ना आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन। आपको तो पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए था ना, आपको तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए था ना। तो भाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो डायरेक्ट एनिलीन पर रिएक्शन करा दो। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो पहले एनिलीन का प्रोटेक्शन कराओ, उसका ब्रोमिनेशन कराओ, फिर प्रोटेक्शन को हटाओ और पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड दोनों बना सकते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पर किसकी, ब्रोमिनेशन की बात करी, राइट। ब्रोमिनेशन की तरह ही अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नाइट्रेशन को समझते हैं। सेकेंड हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में आपको पता है कि जो NO2 पॉजिटिव है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है, और उस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कौन करता है, रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब एनिलीन
नॉर्मली जो एनिलीन है हमारा, वो रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्योंकि एनिलीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपको ऑर्थो और पैरा पर क्या मिलना चाहिए? नाइट्रो ग्रुप मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों डेरिवेटिव मिलेंगे। आपको पैरा मिलेगा, आपको मेटा भी मिलेगा, और आपको ऑर्थो भी मिलेगा। ठीक है, आपको ऑर्थो और पैरा मिलना चाहिए था, लेकिन आपको यहां पर क्या मिलता है बेटा? मेटा भी मिलता है, और मेटा लगभग आपको हाफ मिलता है, 47%। 51% क्योंकि आपको पता है मेजर होता है पैरा, और ऑर्थो आपको मिलता है 2%। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज। परसेंटेज याद रखनी है, और ये चीज याद रखनी है कि यहां पर आपको तीनों मिलेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। अब इसका रीजन क्या होता है? भाई ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, ये मेटा कहां से आ गया बीच में, और वो भी इतनी अच्छा लार्ज अमाउंट के अंदर मेटा मिल रहा है। उसका रीजन क्या होता है कि जो ये एनिलीन होता है बेटा, ये बेसिक होता है नेचर में, और ये एसिड के साथ, एसिड की प्रेजेंस में क्या बना देता है? एसिड की प्रेजेंस में ये एनिलीनियम कैटायन बना देता है। एनिलीनियम कैटायन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। इन बिटवीन द रिएक्शन एनिलीनियम कैटायन बनेगा, जो क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसीलिए NO2 को ये मेटा पर भेज देता है, और आपको क्या मिल जाता है? आपको क्या मिल जाता है? एक लार्ज अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का। पहला मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था रीजनिंग का कि आपको ये याद रखना है कि कैसे क्यों प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन का पर्पस क्या होता है, एनिलीन का प्रोटेक्शन का क्या पर्पस है ना? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग के अलावा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में जा रहे होते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, जो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, रिंग की थोड़ी कम हो जाती है ना? और दूसरा मैंने आपको ये बताया नाइट्रेशन के केस में, नाइट्रेशन के केस में आपको तीनों मिल रहे हैं, मेटा भी लार्ज अमाउंट में मिल रहा है। परसेंटेज याद रखनी है, दैट इज 41%, और वो इतना लार्ज अमाउंट में इसलिए मिल रहा है, 47 सॉरी, इतना मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एसिडिक एनवायरमेंट है, एनिलीन एनिलीनियम कैटायन बनाएगा, एंड दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि मैम हमें तो ऑर्थो पैरा चाहिए, तब हम क्या करेंगे? तो बेटा अगर आप ऑर्थो पैरा बनाना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दें, फिर से प्रोटेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या करेंगे? पहले आप एनिलीन का एसाइलेशन कर दें। एनिलीन का एसाइलेशन करने के बाद आपको NHCOCH3, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3 यानी कि एसिटनिलाइड मिल जाएगा, एसिटनिलाइड मिल जाएगा। अब एसिटनिलाइड पर आप रिएक्शन कराएंगे H2SO4 एंड HNO3 की एट 293 केल्विन, 298 केल्विन, 288 केल्विन सॉरी, 288 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी। तो यहां पर आपको इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो पर NO2, मेजर तो देखो पैरा वाला ही है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो ऑर्थो और पैरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, अब आप इसका फर्दर क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट? तो ये प्रोसेस जो पढ़ी हमने वो नाइट्रेशन की पढ़ी, विदाउट प्रोटेक्शन, विद प्रोटेक्शन। विदाउट प्रोटेक्शन तीनों मिल रहे हैं, मेटा भी एक अच्छे अमाउंट में मिल रहा है, 47% मिल रहा है, ऑर्थो से बहुत ज्यादा मिल रहा है, और अगर आप प्रोटेक्शन लगाकर कर रहे हो तो बेटा आपको यहाँ पर मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखेंगे सल्फोनेशन की। तो हमने हैलोजिनेशन की बात कर ली, नाइट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन का मतलब है कि हम एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर।
जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और आपको पता है कि जो एनिलीन, अभी स्टार्टिंग में मैंने ये रिएक्शन आपको कराई हुई थी, जो एनिलीन है बेसिक है नेचर में, H2SO4 एसिडिक है नेचर में, दोनों क्या बना देंगे बेटा, दोनों सॉल्ट बना देंगे। ये सॉल्ट बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, है ना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये एक सॉल्ट बन गया। अब अगर इसको बेक कर दिया जाए 477 केल्विन पर, हम इसको बेक कर दें, है ना, मतलब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, हम इसको जला रहे हैं, बेक कर रहे हैं, तो इसमें से वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और एक रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, ऊपर हमें NH2 मिल जाएगा और ये SO3H नीचे आ जाएगा, SO3H नीचे आ जाएगा, एक यहाँ से बेटा ऑक्सीजन कम हो गई, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गई, ठीक है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकली थी, तो H2O बाहर निकल गया था। तो ये जो बना है इसको हम कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड, यहाँ नाम लिख देती हूँ, सल्फेनिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। अब जो ये सल्फेनिलिक एसिड होता है बेटा, ये ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है। ज्विटर आयन कौन से आयन होते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। ये ज्विटर आयन की फॉर्म में रहेगा, ये प्रोटॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कैटायन कैटायन बना देगा, ये एनायन बना देगा। ये बाईपोलर नेचर होती है, बाईपोलर कह सकते हैं, डाईपोल कह सकते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ज्विटर आयन है। तो सल्फेनिलिक एसिड किस फॉर्म में रहता है, ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है। तो ये हुआ हमारा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कराओगे तो सल्फेनिलिक एसिड बनेगा। लास्ट रिएक्शन यहाँ पर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बची है हमारी। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ते हैं। जो एनिलीन है वो बेटा फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है, जो ये आपका एनिलीन होता है, या फिर जो आप कह सकते हैं जो एमीन होता है, या जो एनिलीन होता है, मैं एनिलीन ही बना देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, ये C6H5NH2, इसके ऊपर ये लोन पेयर, ये क्योंकि बेस है ये AlCl3 के साथ रिएक्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, लिविस एसिड है, ये लिविस बेस है, दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट बना देते हैं। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो डीएक्टिवेटिंग हो गया नेचर में, डीएक्टिवेटिंग हो गया नेचर में, तो ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता, राइट। तो ये हमने बात करी आज एलिफैटिक और एरोमेटिक सारे एमीन्स की रिएक्शंस की। और अगर मैं एरोमेटिक के रिंग की वजह से रिएक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसमें हैलोजिनेशन समझ लिया, नाइट्रेशन समझ लिया, सल्फोनेशन समझ लिया, और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन यहां पर होती नहीं है। आपने इसके अलावा कार्बिल एमीन टेस्ट पढ़ा है इस रिएक्शन में, आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट को पढ़ा है, हिंसबर्ग टेस्ट को पढ़ा है। और जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई थी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। साथ ही हमने आज डिस्कस किया डाइएजोटाइजेशन, यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम कैसे बना सकते हैं एनिलीन के साथ। इस तरह से हमने यहाँ पर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करी हैं एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एमीन्स की। अब इस वाले चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और उसकी नेचर और उसकी रिएक्शन, ये हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।